हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है कृष्णा यादव और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर प्रियम्बल का पार्ट टू करेंगे। इसके पहले प्रियम्बल का पार्ट वन ऑलरेडी बन चुका है और जिसने प्रियम्बल का पार्ट वन नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके प्रियम्बल का पार्ट वन देखिए, क्योंकि आप प्रियम्बल का पार्ट वन देखेंगे तो ही प्रियम्बल का पार्ट टू आपको समझ में आएगा। और ऐसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रियम्बल जो चैप्टर है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिससे आप 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर चाहे वो रेलवे हो, एनडीए हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप एक क्वेश्चन इससे ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1 या 2। ठीक है। और आपके मेंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है पार्ट वन तो पार्ट वन देखिए, उसके बाद पार्ट टू करेंगे। आज जो हम लोग करेंगे वो पार्ट वन में जहाँ तक मैंने किया था उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट वन में मैंने डेमोक्रेटिक तक स्टार्ट किया था, उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट टू में रिपब्लिक से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिपब्लिक, जैसे कि हम लोग ने डेमोक्रेसी देखा और आज हम लोग देखेंगे रिपब्लिक। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया को एक रिपब्लिक कंट्री बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि रिपब्लिक का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब तो समझ में आ गया। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आज कहने का मतलब क्या है कि जनता का शासन जनता के लिए। ठीक है। और हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई कंट्री रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है या नहीं है। उसी तरह आज हम लोग देखेंगे रिपब्लिक। ठीक है। तो रिपब्लिक क्या होता है कि जैसे कि हमने डेमोक्रेसी में देखा था, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है। हेड ऑफ द स्टेट हमारे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, हेड ऑफ द स्टेट वो है प्रेसिडेंट। राइट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि इंडिया के जो सबसे बड़े हेड हैं वो प्रेसिडेंट है। ठीक है। तो जैसे कि डेमोक्रेसी में हम लोग ने देखा था कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल, और हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। हम रिपब्लिक में देखेंगे कि हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल, और सेकेंड थिंग इज व्हाट कि ही हैज अ फिक्स टेन्योर। ठीक है, 5 साल 6 साल 7 साल जो भी है फिक्स होना चाहिए। तो अगर किसी कंट्री के लिए आइडेंटिफाई करना है कि वो कंट्री रिपब्लिक है, तो आप क्या करोगे, पहले तो देखोगे कि क्या उस कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट पब्लिक के थ्रू चुना जाता है। अगर यस है तो फिर ये देखोगे क्या उस कंट्री का जो हेड ऑफ द स्टेट का फिक्स टेन्योर है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप क्या बोल सकते हो कि वो कंट्री कैसा है, रिपब्लिक कंट्री है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट है, वो हैं आपके आपके प्रेसिडेंट जो अभी करंटली कौन है, रामनाथ कोविंद। ठीक है। हम लोग को ये नहीं पता है कि आने वाले टाइम में हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा। अंडरस्टैंड। आने वाले टाइम में हमारा जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो कौन होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा आने वाला नेक्स्ट हेड ऑफ द स्टेट है या प्रेसिडेंट है वो जनता द्वारा चुने जाएंगे। ये प्री डिफाइनेड नहीं है कि वही हमारे पर्टिकुलर प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है इज इलेक्टेड बाय द पीएम। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन वो जनता द्वारा ही चुने जाने चाहिए। ठीक है। तो ऐसे कंट्री को हम लोग बोलेंगे रिपब्लिक, और ऐसा इंडिया में होता है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। ठीक है। और पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि जो ब्रिटेन है, यहाँ फिर से हम लोग एग्जाम्पल लेंगे ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन जो है वो डेमोक्रेटिक तो है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो पीएम है, और वहाँ पे जो पीएम है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो जैसा कि वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए जो ब्रिटेन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री तो है। लेकिन यहाँ पे देखो, जब जो ब्रिटेन है वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है, वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ है। ठीक है। और आपको पता है कि अगर वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट क्वीन एलिजाबेथ हैं तो नेक्स्ट हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, इनके सन इन लॉ या फिर डॉटर इन लॉ होंगी। ठीक है, सॉरी सन इन लॉ नहीं, अपना क्या बोलते हैं उसको, इनके पोते या पोती या इनके बेटे या बेटी ही होंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको पता है यहाँ पे नेक्स्ट हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये आपको नहीं पता है कि ये दूसरा जो हेड ऑफ द स्टेट आएगा वो कब आएगा, क्यों, क्योंकि जब तक इनकी डेथ नहीं होगी तब तक दूसरे जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि जो इंग्लैंड के हेड ऑफ द स्टेट है, वो यहाँ पे कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। और इन सब चीजों में
जनता का यानी पब्लिक का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो सीट है, जो हेड ऑफ द स्टेट की जो सीट है, ये कैसी है, हेरिडेटरी है, ठीक है। हेरिडेटरी होने के कारण कैसा है, यहाँ पे उनके ही खानदान से उनके बेटे या बेटी ही क्या बन सकते हैं, क्वीन और किंग बन सकते हैं। यानी कि हेड ऑफ द स्टेट इनके ही फैमिली से आएगा, यहाँ पे जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है, मोनार्की सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये लोग हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, यानी इनके हाथों में ज्यादा पावर नहीं, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में ज्यादा पावर है। लेकिन एज ए हेड ऑफ द स्टेट होने के कारण कैसा है कि ये यहाँ के किंग और क्वीन है, और इसीलिए इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, मोनार्की। वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री अभी भी मोनार्की सिस्टम को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। उसके बाद आपका जापान है, जापान में भी अभी मोनार्की सिस्टम है, ठीक है। सऊदी अरेबिया, तो पूरी तरह से वहाँ पे डेमोक्रेसी ही नहीं है, लेकिन वो मोनार्की है वहाँ पे, ठीक है। जापान में, जापान डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। इंडिया डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है, अंडरस्टैंड। और सऊदी अरेबिया में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, जो है वो मोनार्की सिस्टम है। तो कहने का मतलब है वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे अभी भी हेड ऑफ द स्टेट किंग और किंग होते हैं। ऐसे कंट्री को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें जो वर्ड है प्रियम्बल में, वो है आपका लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी क्या होती है, अब देखते हैं। देखो लिबर्टी जो होती है वो फ्रीडम से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस होता है, जो फ्रीडम होती है वो पूरी तरह से फ्री होने को ही फ्रीडम बोलते हैं, यानी कि इसमें कोई भी ऑब्स्टिकल्स कंडीशंस नहीं रखे जाते, विदाउट एनी कंडीशन अगर लिबर्टी दी जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीडम। फ्रीडम मतलब पूरी तरह से फ्री, ठीक है। उसमें कोई भी इफ बट नो कंडीशन का कोई भी यूज नहीं होता है, उसको बोलते हैं फ्रीडम। लेकिन जो लिबर्टी होती है, जो लिबर्टी होती है वो फ्रीडम को ही होती है, लेकिन उसमें सर्टन कंडीशंस होती है, यानी लिमिटेशंस होता है। जैसे फ्रीडम में कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। फ्री मतलब पूरी तरह से फ्री है, लिमिटेशंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर लिबर्टी की बात की जाए तो लिबर्टी में भी फ्रीडम मिलती है, लेकिन विद सम लिमिटेशंस मिलती है, ठीक है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो लिबर्टी की बात की जा रही है, उसमें क्या किया जा रहा है कि लिबर्टी थ्रू द, आपको जो फ्रीडम है यानी लिबर्टी हो, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, बिलीफ की लिबर्टी है, फेथ की लिबर्टी है, वर्शिप है, वर्शिप की लिबर्टी है, थ्रू द फंडामेंटल राइट्स। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको एक फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, उसमें आपको एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, यानी कि आप जो सोचना चाहते हो सोच सकते हो, ठीक है। आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, आप किसी भी बिलीव कर सकते हो, किसी की फेथ रख सकते हो, ठीक है। और आप जिस भी गॉड की वर्शिप करना चाहते हो आपको पूरी तरह से ये लिबर्टी आपको दी गई है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ लिबर्टी। तो लिबर्टी का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपको लिबर्टी का मतलब क्या है, आपको एक्सप्रेशन, बिलीफ की लिबर्टी दी गई है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लैक मैजिक या फिर सुपरस्टिशन पे बिलीव करने लगे और उसको चक्कर में क्या करें कि आप कुछ गलत कर बैठे, ठीक है। गवर्नमेंट आपको बिलीव करने की आज़ादी तो देती है, लेकिन ये भी साथ साथ में बोलती है कि आप प्लीज सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक पर बिलीव ना करें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बिलीव करने को नहीं बोलती है, अंडरस्टैंड। यानी कि आपका जो बिलीफ है वो एकदम एकदम पूरी तरह से अन प्योरली एकदम फ्री नहीं है, उसके साथ कुछ सर्टन कंडीशंस भी रखे हैं, ठीक है। आपका फेथ है तो आप फेथ को फॉलो कर सकते हो, लेकिन फेथ की वजह से आप किसी गवर्नमेंट बोलते ना कि जो काम है उन पर इंटरफेयर नहीं कर सकते कि हाँ मेरा फेथ है गवर्नमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने आसाराम पर फेथ रखा था, लेकिन क्या हुआ कि फेथ अलग चीज होती है, ठीक है, लॉ अलग चीज है। कुछ लोगों ने जब उनको अरेस्ट किया गया था तो फिर कुछ लोगों ने उनके अगेंस्ट में स्ट्राइक भी करने की कोशिश की। लेकिन हाँ ठीक है, आपका फेथ हो सकता है बट ऑब्वियस, बट लेकिन उन्होंने एज अ पर्सन कुछ गलत किया है तो इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, और आप उसके ऊपर ऐसा नहीं हो कि मेरा फेथ है तो आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। वर्शिप मतलब आप किसी भी गॉड को पूजा कर सकते हैं, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर कम्स अंडर द लिबर्टी। देखो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एब्सटेंस है कि रिस्ट्रेंट यानी कि कुछ रुकावट में गलत है, लेकिन उसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इक्वालिटी। हमारे प्रियम्बल में एक कंसेप्ट है इक्वालिटी का, राइट। इक्वालिटी बोला गया है कि एवरीवन इज इक्वल एट द फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीवन हैज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि जो कानून के सामने सभी लोग इक्वल हैं और सभी को कानून का एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि चाहे वो अमीर हो, गरीब हो,
ठीक है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजियस का हो, किसी भी फेथ का हो, वो सब के सब क्या है, इक्वल है, और वो कानून के सामने सब इक्वल है। ठीक है, अगर उन्होंने कोई भी गलती दी तो सभी को जो सजा मिलती है वही सजा उनको भी मिलेगी। अगर उन्होंने गलती नहीं की तो जो कानून की तरह जो प्रोटेक्शन उनको दिया जाता है वो सभी को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अमीर है तो उसको ज्यादा दिया जाएगा प्रोटेक्शन, कभी गरीब है तो उसको कम दिया जाएगा प्रोटेक्शन। एवरी वन हैज अ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इक्वालिटी इन द लॉ आपको समझ में आया। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसमें इक्वालिटी में भी बताया गया कि आप किसी को रिलीजियस, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर आप उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप इस जाति के या इस धर्म के हो तो आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो प्रियम्बल है ये बोलता है कि आपके साथ, आपके इन 5 ग्राउंड्स पर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब कैसा है कि गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे वो कोई भी अपॉर्चुनिटी, प्राइवेट जॉब्स हो, प्राइवेट जॉब में तो छोड़ सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी अपॉर्चुनिटी लेके आती है, कोई एक नया प्लान लेके आती है, तो सभी लोगों को वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे वो उनको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भारत में रिलीजियस कास्ट के नाम पर बहुत सारा अनटचेबिलिटी था, जैसे कि ये कास्ट के लोग इस कास्ट के लोग को छूते नहीं थे, और कहीं कहीं पे ऐसा होता था कि जिस रास्ते से अगर कोई अपर कास्ट के लोग आ रहे हैं तो लोअर कास्ट के लोगों को वो रास्ता छोड़ के नीचे खड़े हो जाना पड़ता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ये है जहाँ पे ये चीज़ों को फॉलो किया जाता है। इवन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आज भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता है तो गलत नहीं होगा। आज भी अगर आप इंडिया के रूरल एरियाज में चले जाइए, विलेज एरिया में चले जाइए, तो बहुत सारे, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब क्या है, अनटचेबिलिटी को भी अबोलिश कर दिया गया है क्योंकि अनटचेबिलिटी इक्वालिटी के अगेंस्ट में है। ठीक है, क्योंकि कोई अनटचेबल है यानी हम उसको क्या कर रहे हैं, इक्वल नहीं मान रहे हैं। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एक्चुअली क्या होता था कि पहले जब अंग्रेज हुआ करते थे तो वो लोग क्या करते थे कि जो राजा महाराजा होते थे, कहने का मतलब क्या है, ऐसे लोग, ऐसे जमींदार, ऐसे बड़े लोग जो कि अंग्रेजों की मदद करते थे इंडियन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स के अपोज में, तो उनको वो क्या करते थे, टाइटल देते थे। महाराजा का टाइटल दे दिया किसी को, तो क्या करता था वो अपने नाम के सामने सब सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह यूज करने लगता था, महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, महाराजा ये, महाराजा वो। तो एक्चुअली एक टाइटल लगाने से क्या होता था कि एक आम आदमी का अलग नाम तो नॉर्मल तरीके से लिया जाता था, एक आदमी को महाराजा बोल के बुलाया जाता था। इससे जिसके नाम के सामने महाराजा लगाता था वो अपने आप को सुपीरियर दिखाता था, और इसको जो नॉर्मल पीपल है उसको इन्फीरियर दिखाता था, जिससे क्या होता था, जो इक्वालिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती थी। अंडरस्टैंड? इसीलिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है इसमें इसको भी एबोलिश कर दिया गया है। अंडरस्टैंड? ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में। चलो आगे चलते हैं, जस्टिस की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे प्रियम्बल में 3 टाइप के जस्टिस की बात की गई है। पहला जो है सोशल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिकल जस्टिस, और तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है सोसाइटी में सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे आपके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसको बोलते हैं सोशल जस्टिस। जैसे गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट निकाला है या जैसे कि राशन बांटा जा रहा है, तो ये सभी के लिए सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस की बात गवर्नमेंट अपना प्रियम्बल करता है, जिसमें ये बोलती है कि चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, अगर एक काम करते हैं तो उस काम के लिए आदमी को भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना पैसा वुमेन को मिल रहा है। अंडरस्टैंड? तो इससे क्या होगा कि जो सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिकल जस्टिस है, वो वेरीफाई होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में बोला गया है वो किसी भी रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स का हो, वो पॉलिटिकली एक्टिव हो सकता है, वो वोट कास्ट कर सकता है अगर वो 18 साल से ऊपर का है, और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसी को बोला जाता है जस्टिस। ठीक है, तो हमारे प्रियम्बल में 3 टाइप के जस्टिस का मेंशन है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस। अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या, फंडामेंटल राइट्स और डिग्निटी प्रिंसिपल से भी आपको जस्टिस दिलाने की बात करते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर जस्टिस। ठीक है, आगे चलते हैं, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या होती है? फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? ब्रदरहुड। दिख रहा है यहाँ पे,
फ्रेटर्निटी का क्या मतलब होता है? ब्रदरहुड। ठीक है, हमारा प्रियम्बल बोलता है कि जैसा कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे हर 100 किलोमीटर पे आपको एक अलग कल्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, हर 100 किलोमीटर पे आप जाओगे तो एक अलग कल्चर देखने को मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण कैसा है कि उनमें ये बोला गया है कि आप एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड वाला व्यवहार करोगे, जिसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। यानी कि हमारा जो प्रियम्बल है वो एक दूसरे के अंदर एक ब्रदरहुड डेवलप करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके लिए उसने क्या क्या किया है? सिंगल सिटीजनशिप लाया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो डबल सिटीजनशिप होता तो उसमें क्या होता? महाराष्ट्र स्टेट अपने लोगों को अलग से सिटीजनशिप देता, वो इंडिया के तो होते, जैसे इंडिया के तो होते, लेकिन साथ साथ में महाराष्ट्रियन पीपल भी कहलाते थे। ठीक है, गुजरात के तो होते, गुजराती पीपल भी गुजरात भी बोले जाते और इंडिया भी बोले जाते। क्या नहीं होता? इंडिया तो होते ही होते, लेकिन हर स्टेट अपने अपने नागरिकों को अपना अपना सिटीजनशिप देता। इससे होता क्या कि बाहर से लोग जब दूसरे स्टेट में जाते तो उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। अंडरस्टैंड? और दूसरी बात, जो उस पर्टिकुलर स्टेट में जब गवर्नमेंट बनती थी तो वो क्या करती थी? बाहर से आए हुए लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकती थी। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो और भाईचारा बना रहे, एक दूसरे की संस्कृति वो लोग समझे। जैसे कि आप बॉम्बे में रहते हो तो आप क्या करोगे? सुबह के नाश्ते में साउथ इंडियन डिश खाते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ महाराष्ट्रियन डिश भी खाते हो, फिर नॉर्थ साइड के पंजाब के डिश भी खाने को मिलते हैं आपको। कहने का मतलब ये क्या है? कल्चरल एक्सचेंज है कि नहीं? ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आप अपना गणेश चतुर्थी मनाते हो। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र का है, और आप इसके साथ साथ आप क्या बोलते हैं उसको, नवरात्रि भी मनाते हैं जो कि गुजरात का है। तो कहने का मतलब है कल्चरल एक्सचेंज ही तो है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया था कि फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड को यहाँ पे डेवलप करने के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट बनाया गया। ठीक है, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, उसके लिए क्या किया गया? सिंगल सिटीजनशिप वाला अप्लाई किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिया गया, चाहे वो किसी भी रिलीजियस कास्ट धर्म के, उनको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होंगे। ठीक है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को सौभाग्य, अब बोलते ना कि अपना सर उठा के और पूरी तरह से ये सम्मान से जीने का अधिकार, दैट इज कॉल्ड एज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। सभी को सम्मान से जीने का अधिकार देती है हमारा कॉन्स्टिट्यूएबल। ठीक है, और उसके साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और भारत इसके साथ साथ भारत में जब लोगों के बीच में अगर ब्रदरहुड रहेगा तो हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहेगी। अंडरस्टैंड? तो ये है आपका फ्रेटर्निटी। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस बताऊं तो आज भी प्रियम्बल बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, जैसे कि पहले वाले में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल अभी भी प्रियम्बल रिलेवेंट है क्या, इस टाइम पे प्रियम्बल किस तरह से रिलेवेंट है। तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो क्या करते हैं? प्रियम्बल को एज अ रेफरल यूज करते हैं। ठीक है, एज ए प्रियम्बल को एज अ रेफरल यूज करते हैं। और प्रियम्बल को एज अ रेफरल यूज करने का पीछे रीजन, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है और या फिर हाई कोर्ट है, उनके जजेस जो होते हैं, आज भी जब डिलीमा में, यानी कि जब कोई किसी बोलते हैं दुविधा में पड़ते हैं, तो प्रियम्बल को देखते हैं कि एग्जैक्टली उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, तो ऐसे सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो उस टाइम पे भी प्रियम्बल का बहुत सिग्निफिकेंस था, यानी बहुत इंपॉर्टेंस था। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रियम्बल के बारे में कुछ बातें कही हैं, जैसे कि, ठीक है, प्रियम्बल embodies द बेसिक फिलोसफी ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज एंड पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस वैल्यूज की बात करता है। ठीक है, जिसको ऐसा कहने का मतलब है कि फंडामेंटल वैल्यूज की बात करता है, पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस वैल्यू की बात करता है। के एम मुंशी जो थे, उन्होंने प्रियम्बल को बोला था होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, यानी कि हमारा जो कंट्री सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसका ये होरोस्कोप है। ठीक है, किसने बोला था? के एम मुंशी ने बोला था। ठीक है, उसके बाद क्या है? मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बोला था? ये ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने बोला था कि पूरे प्रियम्बल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है, सॉरी, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो आपका क्या है? प्रियम्बल है। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव ने बोला था। उसके साथ ठाकुरदास भार्गव ने ये भी बोला था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे जो संविधान है, इसकी आत्मा है। ठीक है, ये कुंजी है संविधान की टू द कॉन्स्टिट्यूशन,
वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बोलते ना कि आभूषण है हमारे भारतीय संविधान की, ठीक है। ऐसा किसने बोला था? ठाकुरदास भार्गव। ये देखो, ये स्टेटमेंट आप बाय हार्ट कर लो, क्यों? क्योंकि क्या होता है, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, एक तरफ स्टेटमेंट दिया रहेगा और एक तरफ ऐसे लीडर्स के नाम दे देंगे, और आपसे पूछेगा कि मैच द फॉलोइंग, या फिर ऐसा पूछेगा कि जिसमें देखो कि कौन सा सही फॉलो है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये सब की याद रखेंगे कि कौन सा किसने बोला था, ठीक है। मोस्ट प्रीसियस, ठीक है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों किसने बोला था? ठाकुरदास भार्गव ने। चार ना, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ज्वेल सेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चार चीजें किसने बोली थी? ठाकुरदास भार्गव ने जोड़ी थी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 13 नहीं है, की नोट टू द, ऐसा खाली की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। किसने होता है? अर्नेस्ट ब्रेकर ने बोला था, ये यूरोप के एक बोलते ना कि एक राइटर थे, उन्होंने बोला था कि ये की नोट है हम पूरे के पूरे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। उसके बाद इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ पे क्या है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिखा है, और इट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटमेंट है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इट इज द सोल और यहाँ पे खाली सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों में एक किसने बोला था? एम हिदायतुल्लाह ने बोला था, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड बाय ठाकुर भार्गव दास, ठीक है। तो समझ में आपको प्रियम्बल, ठीक है। तो प्रियम्बल का आज ये पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलिए। इससे क्या होगा कि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले मिल जाएगा। सो प्लीज़, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच। इसके आगे हम लोग अपना नया नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसके ऊपर भी आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगा, यूनियन इट्स टेरिटरी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। Every single day